प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि मीन किसी भी चीज को परफॉर्म करना, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, चेकिंग द डिफेक्ट्स। सो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सो द इम्पोर्टेंट क्या होता है एक्सपेरिमेंट का, दैट इज आउटकम। ठीक है, नॉट द आउटपुट, आउटकम। आउटपुट और आउटकम में डिफरेंस क्या होता है? आउटकम से रिजल्ट किसी भी इवेंट का। बिल्कुल, वेरी गुड। सो बेसिकली आउटकम जो है वो रिजल्ट है। वो रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मीन आपकी फेवर में भी हो सकता है और आपकी फेवर में नहीं भी हो सकता। सो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसको हम कहते हैं आउटकम। ठीक है, सो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अ सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके ऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, मीन ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। सो हम उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देन हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। सो दैट मीन, सो जो सैंपल स्पेस है दैट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जबकि जो इवेंट होता है, इवेंट मीन्स कि वो चीज जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो। सो दैट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, और यू कैन सी द पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, सो बेसिकली इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है रोलिंग अ डाई, सो उसकी जो सैंपल स्पेस है वो है 1 to 6। तो इसमें एक इवेंट ये हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल कम। सो 1 क्या है, वो बेसिकली आपका इवेंट है। सेकेंड इवेंट क्या हो सकता है कि आपके पास रोलिंग अ डाई और उसके ऊपर ऑड नंबर्स आ जाए या इवन नंबर्स आ जाए। सो ये डिफरेंट इवन की बेसिकली डेफिनेशन है। ठीक है, सो इवेंट वो चीज है बेसिकली जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? जी सर। ठीक है, सो ये जो आपके पास यहाँ पे है इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम, जिसमें बेसिकली ये वाला जो रेक्टेंगल है ये आपकी सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेसिकली आपके डिफरेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी। ठीक है, ठीक। ओके। सो अब हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो हम 3 तरीकों से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या बेसिकली हम 3 तरीकों से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 इज नोन एज द क्लासिकल। ठीक है, सो क्लासिकल, ये स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर, आप शेयर हो गए। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो क्लासिकल या थ्योरेटिकल से क्या मुराद है कि जिस इवेंट के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं उस इवेंट के टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मीन या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन अ सैंपल स्पेस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है कि मैं अगर डाई को रोल करता हूँ और मेरे पास 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो 1 to 6 तक मेरी सैंपल स्पेस है, 5 क्योंकि एक ही दफा है। सो मेरे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1/6। ठीक है, सो ये हम डेफिनेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, क्लासिकल डेफिनेशन, जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जी देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने के टोटल नंबर ऑफ कितनी दफा वो अकर हो सकता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन दैट सैंपल स्पेस। ठीक है जी, ओके ओके। बट सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो हम प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे होते हैं वो हम ये वाली प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, विच इज नोन एज इंपेरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें ये है कि बजाय इसके कि हम एग्जैक्टली बताएं कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी दफा आए हैं,
हम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, हम ये नोट करते हैं कि उस इवेंट के अकर होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितनी दफा वो इवेंट अकर हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से मुराद ये ली जाती है, इसको आप ये भी कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ओके। आप लोगों को जो मोंटी कार्लो के हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे थे, हेलो। जी जी हेलो, बात कर रहे थे बेसिकली एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की, राइट, एम्पिरिकल। सो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि अभी तक जितने हमने मोंटी कार्लो की सिमुलेशंस की हैं, रिमेंबर हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते थे और हम कहते थे कि इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आज ही जो हमने एग्जांपल की, हमने बेसिकली 10 टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और हमने ये कहा कि पर्टिकुलर बात की क्रिटिकल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने देखा उनमें से एक बात के जो अकर हो रहा था वो 4 टाइम क्रिटिकल बन रहा था, ऐसे ही था ना। तो जी जी जी। हम बेसिकली कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे थे, तो हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे थे। सो जिसमें हम ये कह रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या हमारा था, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जबकि न्यूमिनेटर में हम क्या कह रहे थे कि वो इवेंट अकर कितनी दफा हुआ, मीन वो बात क्रिटिकल कितनी दफा बना, ठीक है। तो हम इंपेरिकल यूज कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि एक ट्रैवल एजेंट है जी, वो 50 रिजर्वेशन वो कर रहा है, ठीक है, कि 12 विल बी द क्रूज। सो आउट ऑफ 50, 12 जो है वो क्रूज के होंगे, सो 12/50, सिंपल, ठीक है। ओके, जो थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है विच इज अ सब्जेक्टिव, या इसको आप कह सकते हैं जजमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये ज्यादातर आप कह लें कि इंट्यूशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड आप प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हो। जैसे बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कोई यूज किया जाता है कि आप अपना नॉलेज एक्सपीरियंस यूज करते हुए कहते हो कि ओके, स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या ऑल प्राइस डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। हेलो। मतलब हम्म। पूछना था कि अगर हम उसको बार टाइप की एग्जांपल लें कि हमने 20 बार टाइप फेंका, हम्म। उसमें 12 बार 5 आया, हम्म। अगर हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 20। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज बेसिकली दिस। और सिमुलेशन के अंदर जो या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च के अंदर जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, वो इस बेस के ऊपर कैलकुलेट की जा रही होती है, ठीक है। ओके। सो अब हमारे पास सर, कुछ, जी जी जी, सॉरी सर, मेरे क्वेश्चन एक मुकम्मल एजुकेटेड गेसिंग है जो आपने लास्ट वाला बताया इसमें, यानी इंट्यूशन बेस्ड है मुकम्मल। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि मसलन आप, ये बेसिकली जजमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहलाती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मसलन जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट मेरे पास बिजनेस का नॉलेज है, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या जी कहूँगा कि मैंने देखा है कि जी अगर ये सिनेरियोज अगर हो रहे हो, तो हमारी स्टॉक की प्राइस है वो इतने परसेंट चांसेस है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, अच्छा अच्छा। या इतने जी परसेंट चांसेस है डिक्रीज कर जाएगी। या फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मैं ऑयल एक्सपर्ट हूँ, तो ऑयल एक्सपर्ट होने की वजह से मैं बता सकता हूँ कि जी ऑयल की प्राइसेस नेक्स्ट ईयर इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, ठीक है। तो ठीक है। मैं कोई डाटा नहीं यूज कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहा हूँ, अपना इंट्यूशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज यूज कर रहा हूँ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक सर। ठीक है। राइट। ठीक है जी सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली डिफरेंट फंडामेंटल्स लॉज हैं, कि आपके पास हमने इवेंट की बात की, इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, इवेंट्स आपस में यूनियन हो सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकते हैं, या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या जिनको हम कहते हैं कि वो कॉमन नहीं है। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि दो दो इवेंट्स इकट्ठे अकर नहीं हो सकते, ठीक है। मसलन उनका आपस में इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा जीरो होगा या एम्प्टी सेट होगा, क्लियर। ठीक जी जी। जी सर। सो
ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं. सो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो जीरो होगा. सो दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जांपल. दिस इज अ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नॉट म्यूचुअली मीन कि उनके दरमियान कोई ना कोई चीज कॉमन होगी. तो ऐसे इवेंट्स को हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं. क्लियर? ओके यस ओके. ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट से मुराद ये है कि मीन वो वाला इवेंट जो है वो सिस्टम के अंदर मीन वो अगर नहीं कर रहा बल्कि उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिस्टम के अंदर या सैंपल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा. ठीक है. सो दैट मीन set of all outcomes in a sample space that are not included in A. ठीक है. बेटा नो राइट सर ठीक तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा. सो बेसिकली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1. सो बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ओके. यस सर ठीक है. ओके, सो ये तीन जो है वो बेसिक इसके रूल्स हैं कि आपके पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहेगी. ठीक है. नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो बेसिकली ये ओमेगा जो है ये आपके होल सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है जी. जी सर थर्ड हमें वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास A1 A2 अप टू AN तमाम के तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तमाम ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उसको अगर हम सम कर दें सो दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइन ऑल द इवेंट्स इन उनके यूनियन की वो प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है. सर इस पॉइंट का क्या मतलब सर इसका मतलब ये है कि मसलन फॉर एग्जांपल मेरी एक सैंपल स्पेस है. जैसे मेरे पास ये एक सैंपल स्पेस है, इसमें मेरे पास एक इवेंट ए है. ठीक है. जी जी एक मेरे पास इवेंट बी है, एक मेरे पास इवेंट सी है. इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है. ठीक है. अच्छा तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट है बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दे मस्ट बी इन अ सीक्वेंस आ रहे हो, एक ही सीक्वेंस में हो. राइट ठीक है. सर ठीक है. और उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है मीन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 निकालेंगे, इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ AN निकालेंगे. ठीक है. राइट सर अगर हम उन तमाम प्रोबेबिलिटी को जमा कर दें तो वो बेसिकली उन तमाम इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कहलाएगी. सही सर ठीक है. सो उसको हम यूं लिख सकते हैं. बट अगर दो या दो से ज्यादा अगर दो इवेंट्स की हमने कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, जैसे यहाँ पे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनमें ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है. जी जी ठीक है. सो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उनको सिंपल जमा नहीं करेंगे बल्कि जो कॉमन पार्ट है उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट भी करना है. ठीक है. मीन ठीक उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो वो हमारे पर उसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है. सो बेसिकली इसका जो फार्मूला है ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN. ठीक है. इज इक्वल टू ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2. ठीक है जी. प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN. So, हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे. इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. जबकि अगर उनमें उन इवेंट्स के दरमियान कोई चीज कॉमन होगी तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे. तो इसलिए जो चीज कॉमन होगी वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. राइट. सही ओके. नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. बेसिक प्रोबेबिलिटी क्लियर है? जी सर ओके. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है कि जी
हम अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बट वी ऑलरेडी नो कि एक और इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, ठीक है, मीन वी वांट टू कंप्यूट आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है जी। राइट सो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम हमारे पास क्या होता है कि सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाती है, बजाय इसके कि मुझे इस पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को देखना पड़े कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ऑलरेडी पता है कि इवेंट ए अकर हो चुका है, ठीक है। जी जी तो इवेंट ए ने तो होना ही होना है अकर, और यानी कि हो चुका है ऑलरेडी अकर। तो मुझे अब ये प्रोपोर्शन करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी विल अकर गिवन ए ऑलरेडी हो चुका है। सो इसका मतलब ये है कि इसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, जो इनके इंटरेक्शन है, मीन इनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है, उसको जो इवेंट अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा गिवन ए, राइट सर ठीक है। इसी चीज को हम इनवर्सली यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे लिखना चाह रहे हो। सो जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन था ये हम हम्म इंटरसेक्शन को मतलब ये मैंने पहले भी पढ़ी थी सर इसमें हम हम्म इंटरसेक्शन को क्यों देख रहे हैं सर इसलिए देखें, अभी जी जी कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं कि हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हमें नहीं पता इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, जी जी गिवन गिवन ये है कि ये वाला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। ठीक सर सो दैट मीन ये जो ब्लू सर्कल है ये ऑलरेडी मौजूद है, ओके सर ठीक है। आप हमें ये बताओ कि जो बी के अकर होने के चांसेस क्या है। सो बी क्या करके चांसेस के ए तो हो चुका है, इट मीन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे बेसिकली ये वाले पोर्शन वो जो है, क्योंकि ए तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। तो अब आपकी बेसिकली सैंपल स्पेस ये वाली है, ब्लू वाली, जी ब्लू जी सर्कल, ठीक है। तो मुझे अब कैलकुलेट करना है कि बी के अकर होने के चांसेस क्या है, क्योंकि ए तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, इट मीन बी का पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा अगर वो अकर होगा तो ये भी तो हो सकता अच्छा है जो इवेंट अक्सर हुआ है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। नहीं। ये देखें, आपके पास यहाँ पे कंडीशनल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी बता रहा है कि ए अकर हो चुका है। जी ये तो हो चुका होगा लेकिन हम्म बी उसको ओवरलैप कर रहा है कि क्या ये मस्ट है ओवरलैप करना एक। ऑब्वियसली अगर हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग हो रही होगी तो होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका फार्मूला टोटली डिफरेंट हो जाएगा, वो भी हम बात करते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। राइट क्लियर हो गया हमारा, जी जी सर ठीक है, ओके। सो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास एग्जांपल क्या है, इसमें जो एग्जांपल हमारे पास ले रहा है वो कह रहे हैं जी 5 रेड चिप्स हैं, 4 ब्लू चिप्स हैं, 6 वाइट चिप्स हैं एक बास्केट के अंदर। हम दो जो चिप्स हैं वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम उनको रिप्लेस नहीं कर रहे, मीन इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि जो सेकंड चिप है वो रेड है, ठीक है। सेकंड चिप मीन इवेंट बी जो है वो रेड है, गिवन दैट जो फर्स्ट चिप है वो ब्लू है, ठीक है। सो इट मीन टोटल हमारे पास क्या है, कितनी चिप्स हैं, 5 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। सो टोटल 15 है, जिनमें से हमने दो चिप्स निकालनी है और हमें ये ऑलरेडी पता है कि पहली जो चिप है वो ब्लू है, ठीक है। सो ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है। ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, ब्लू चिप 5 ऑफ 14 सर हम्म, 15
हाँ, अगर हम सिर्फ ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सॉरी चाहिए जी क्योंकि वो फर्स्ट है, ठीक है। अभी हम सेकंड वाले को भूल रहे हैं। सो ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/15, 4/15 ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि आप का जो पहली चिप हमने ड्रॉ की है वो ब्लू है, ठीक है, और हमने आगे कहा कि उसको रिप्लेस नहीं करना आपने। सो टोटल 15 है, उनमें सिर्फ एक निकली वो ब्लू है, तो हमें ये पता है कि जो पहली चिप है वो ब्लू है। इसका मतलब है 15 की बजाय अब कितनी रहेगी? 14, ओके सर ठीक है। सो 14 में से रेड आने के चांसेस कितने हैं? टोटल रेड चिप्स कितनी है? 5, 5 जी ठीक है। सो 5 5/14 आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्टिंग अ रेड चिप गिवन फर्स्ट इज ब्लू, जी ठीक है। जी बिल्कुल मतलब फर्स्ट निकल गई क्योंकि वो ब्लू थी सर बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 14 ऑफ ठीक है चलिए मुझे इसका जरा आंसर बताइएगा। वो कह रहे हैं 100 college students were surveyed and asked how many hours a week they spent studying. The results are in a table below. Find the probability that students spent more than 10 hours, given that student is male. जी। more than 10 hours sir, हम्म, for only male 16/49, 16 ठीक है। एक मिनट सर एक मिनट सर ये 49 कैसे हो जाएगा टोटल ओके टोटल मेल स्टूडेंट क्योंकि आपको कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a student spend more than 10 hours, सो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है मोर देन 10 आवर के लिहाज से। लेकिन वो कह रहे हैं गिवन दैट स्टूडेंट इज मेल, सो स्टूडेंट मेल, टोटल मेल कितने? 49, 49 ओके ठीक है। सो तो दैट मीन 59 मोर 16/49, ओके ठीक है ठीक है। ओके, अगर मैं ये कहूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्पेंड बिटवीन 5 to 10 hours जी जी गिवन दैट स्टूडेंट इज फीमेल, तो फिर क्या होगा? 24/51 सर बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक ओके, अब हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। कि अगर आपके पास दो इवेंट्स वो इंडिपेंडेंट है, वो जो आप लोग बात कर रहे थे, ठीक है। राइट कोई यूनियन नहीं है सर बिल्कुल, मीन उनके दरमियान कोई भी चीज गिवन नहीं है, ठीक है। राइट सर सो देन अगर आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और उनके दरमियान कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही बराबर होगा, ओके ठीक है। राइट इसी तरीके से अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमने निकालना है और वो इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर होगा। ठीक सर बिल्कुल क्लियर? यस सो बट अगर डिपेंडेंट है, जो हमने वो पीछे फार्मूला देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इनका फार्मूला हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो हम क्या करते हैं कि इस सूरत में क्या ये डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सो अगर डिपेंडेंट है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल आ जाता है। सो मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या है कि दोनों इवेंट के इकट्ठे अकर होने के चांसेस क्या हैं, तो हम क्या कर देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ओके मल्टीप्लाई कर दिया मैं इसे बिल्कुल, ये किस सूरत में है? अगर आपके इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है, बट अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किस तरह सर ओके अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट में हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे क्या था, बी और ए के ही बराबर था ना, जी जी तो हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली उनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बिकॉज प्रोबेबिलिटी बच्चे इंडिपेंडेंट में ये ऑलरेडी इंटरसेक्शन की तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द टू इवेंट विल अकर,
सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है या बी ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए बी पे डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू ए गिवन बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी ए पे डिपेंड कर रहा है तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप अपने इवेंट को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो। और सर इससे नीचे आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए में इंडिपेंडेंटली वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल नहीं, ये नीचे वाला हम ये कह रहे हैं कि हम अगर दोनों इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, मीन उनकी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, बट वो ए और बी आपस में डिपेंड ना करें बल्कि इंडिपेंडेंट हो, राइट, ठीक है। सो ऊपर वाला फार्मूला है जब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, जबकि नीचे वाला फार्मूला है कि जबकि वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। और सर यही अगर ऊपर ए गिवन बी होता तो नीचे हम पी ऑफ ए लिख देते सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप इस फार्मूला की बात कर रहे हो? सर ये मैं ब्लू जी जी इस जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर होता है एंड में, हाँ, अगर यहाँ पे ये ए गिवन बी होता तो फिर यहाँ तो पे नीचे यहाँ पे फिर ए नहीं होना था, यहाँ पे फिर बी होना था, राइट 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 सर। ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपने इवेंट्स को कैसे डिफाइन किए है, ठीक सर। ओके। सो अब हम ये जो है वो एग्जांपल देख रहे हैं। जी 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 पूछे पूछे। जी सर, मुझे पूछना था इंटरसेक्शन और यूनियन, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ओके, क्या ये डिफरेंट है? मैं बताता हूँ। जब हम पढ़ रहे थे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, हमने उस वक्त ये कहा कि जब ए और बी जो है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या मुराद है, वहां पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नहीं था, मीन उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। सो जब कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो हमने क्या करना है, उन दोनों इवेंट्स को आपस में प्लस कर देना है सेपरेटली, ठीक है। स्टैट्स के अंदर या प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के अंदर क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है, ठीक है। सो इस और का या यूनियन का मतलब क्या है कि एटलीस्ट या ए अकर होगा या बी अकर होगा, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर, क्लियर। एटलीस्ट वन ऑफ देम का अकर होने का मतलब क्या है कि ए भी अकर हो सकता है प्लस बी भी अकर हो सकता है, तो इसलिए हम प्लस यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये हम कहते हैं कि ए यूनियन बी की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बट ये दोनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि नॉट म्यूचुअली है, मीन ये इनके दरमियान कोई ना कोई चीज कॉमन है, तो फिर हम ए प्लस बी माइनस जो इनमें चीज कॉमन होती है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब जब हम आ जाते हैं कंडीशनल में, कंडीशन से मुराद बेसिकली ये होता है कि जब आप आते हो इंटरसेक्शन सिनेरियो में, ठीक है। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी के अंदर मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड का मतलब ये है कि इट मीन कि एक अगर अकर हुआ डिपेंडिंग अपॉन द सेकंड, ठीक है। अब एंड की सेंस में हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और बी क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर अगर ये दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो यूज दिस फार्मूला, ठीक है। अगर ये आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है, देन यूज दिस फार्मूला। मसलन कोई फॉर एग्जांपल
जी बिल्कुल, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की अब ये एग्जांपल है। मतलब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हम 2 कार्ड्स जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि जो आपके पास 2 कार्ड्स निकले हैं वो पहला डायमंड का है, ठीक है? एंड अ स्पेड, मीन जो 2 कार्ड आपने निकाले हैं वो डायमंड और एंड स्पेड के हैं, ठीक है? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। डायमंड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, स्पेड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है? अब क्योंकि हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, सो विदाउट रिप्लेसमेंट, हेलो हेलो, जी 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 मैं कह रहा हूँ कि जब 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 विदाउट रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो तो इट मीन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं डायमंड इंटरसेक्शन स्पेस, हेलो, जी 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 सर। जी सर आ रही ठीक है? ओके, सो जब हम डायमंड इंटरसेक्शन स्पेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव से चीज को देख रहे हैं। सो इसका डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट कि आपने जब पहला कार्ड निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको रिप्लेस नहीं करना है, तो वो हमसे प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डायमंड एंड देन सिलेक्टिंग अ स्पेड, मीन पहला जो कार्ड है वो डायमंड है और देन हम स्पेड सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो सीक्वेंस वो बता रहा है। सो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड गिवन पहला जो था वो डायमंड था, ठीक है? ठीक है, सो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, डायमंड टोटल थे 13, ठीक है, जबकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे 52, सो 13 बाय 52 आ गया। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है इट मीन पहला कार्ड डायमंड निकल चुका है, सो टोटल कार्ड जो 52 थे वो कम होकर 51 रह गए, ठीक है? और जबकि जो सेकंड कार्ड है वो स्पेड है, सो टोटल स्पेड कितने 13, सो मल्टीप्लाई बाय 13 बाय 51, ठीक है? सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, सो 0.064 चांसेस है कि जो पहला कार्ड होगा वो डायमंड होगा और देन जो सेकंड कार्ड होगा वो स्पेड होगा। सो हियर अब हम देख रहे सर हैं, ये टोटल, सॉरी बोले, टोटल एक डायमंड निकला है, मतलब एक का डायमंड का जो 51 रह गया 13 बाय 51। नहीं, क्वेश्चन ये था ना आपके पास कि आपने 2 कार्ड ओह सेलेक्ट राइट। करने हैं, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट करने हैं। क्वेश्चन ये था कि आपने जो पहला कार्ड डायमंड, सेलेक्टिंग अ फर्स्ट इज डायमंड एंड देन डिपेंडेंसी आ गई ना, देन के बाद देन स्पेड है, जी जी। ठीक है ना? सो डिपेंडेंसी आ गई, सो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड निकाल रहे हैं। सो हमें भी ये पता है कि पहला कार्ड डायमंड है, तो इसका मतलब है 52 में से एक कार्ड तो पहला जो था वो डायमंड निकल चुका है, बाकी कितने बच गए 51, राइट राइट। ठीक है? सो स्पेड 13 आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल है, वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक डाई को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, अ डाई इज टॉस एंड 2 कॉइंस आर टॉस, दोनों को हम इकट्ठा जो है वो टॉस कर रहे हैं, ठीक है? जी जी सर। ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रोलिंग अ 5 एंड फ्लिपिंग अ 2 टेल्स, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे या कॉइन को टॉस करेंगे, उनका आपस में कोई डिपेंडेंसी है? कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना? नहीं सर जी। ठीक है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। सो वो बेसिकली हमें ये कह रहा है कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी रोलिंग अ 5 मीन 5 आने की प्रोबेबिलिटी एंड 2 टेल, सो इट मीन हमने 5 इंटरसेक्शन टी ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इन इवेंट्स का आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है? यानी कि पहले टेल
आ गया तो दूसरे टेल के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जी तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, वी नो दैट, ठीक है। और एक कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, सेकंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। सो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। क्लियर? जी जी ओके। सो अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक, उसके ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे आंसर बताइएगा इसका क्या है। सर 8/30 8/30। सो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है? एम्पेरिकल सर। एम्पेरिकल, बिल्कुल। ओके, इसको पढ़िएगा और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। D. What is the probability that applicant have a PhD? 8/20 होगा सर आई थिंक। नहीं. What is the probability that applicant has a PhD? 20/30. Total PhD 20 है ना? ओ जी जी। ठीक है. Okay, what is the probability that one chosen is a woman and has a PhD? Conditional probability आ गया. ओके अब बताइएगा क्या आएगा. 12 जी जी 12 ठीक है जी. 12/36. ठीक. What is the probability that one chosen is a woman or has a PhD? अब ये at least आ गया union. ठीक है. Probability of A union B आ गया. ठीक है. जी जी ठीक सर। क्लियर. ओके, इसको पढ़िएगा जरा. जी सर पढ़। सो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन. ठीक है, एडिटिव. ठीक. ये माइनस सर क्या मतलब इस केस में? ओके ओके जी जी ठीक है। ठीक है, समझ आया. क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि टोटल 20 टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, जी जिनमें से वो कह रहे हैं इफ 8 ऑफ द प्रोग्राम्स आर एजुकेशन, ठीक है, 9 आर इंटरेस्टिंग, 5 आर बोथ एजुकेशनल एंड दिस वन. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एजुकेशन की क्या है, 8/20. ठीक है. इंटरेस्टिंग प्रोग्राम की 9/20. ठीक है. और वो बता रहा है कि 5 ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल भी हैं और एज वेल एज इंटरेस्टिंग में. इट मीन दैट इज द कंबाइंड. सो हमें ये पता चल गया कि ये नॉट म्यूचुअली है. ठीक है. मैंने ए यूनियन बी क्यों लगाया, क्योंकि मेरे से कह रहा है कि ही वॉचेज विल हैव एटलीस्ट वन. ठीक है. एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि जहां पे वर्ड एटलीस्ट आ जाए, प्लस आ जाए, यूनियन आ जाए, इट मीन दैट इज द कंबाइंड ए यूनियन बी प्रॉपर्टी निकालनी है. ठीक है, एडिटिव लॉ. ठीक सर जी जी ओके, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा. ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का क्वेश्चन है. कह रहे द probability that a person selected at random did not graduate from the school is, so did not graduate from the school is 0.25. If 3 people are selected at random, find the probability. So that would be 1 minus 0.25 power 3.
ठीक सर। ठीक है, और ठीक है, सिंपल हमने उनकी पावर ले ली। अब वो कह रहे हैं कि ऑल थ्री हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, सो 1 माइनस 1 0.2, माइनस बिल्कुल 1 माइनस 0.25 और उसकी पावर 3। ठीक सर। ठीक है, कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ। ठीक है, एटलीस्ट वन हैज अ हाई स्कूल डिग्री, सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट की, अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ ही है, बट अब हम 1 माइनस नहीं कर रहे बल्कि 0.25 की पहले कंबाइंड प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं कि उनके पास नहीं है, देन 1 माइनस कर रहे हैं। तो 1 माइनस करने से सर 2 मतलब उसमें से परसेंट हाँ, माइनस हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, वो कह रहा है कि ऑल थ्री डू नॉट हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जी 0.25 की पावर 3, यहाँ पे कह रहे हैं ऑल थ्री हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, तो हमने एक को माइनस किया, तो इट मीन 0.75 जो है वो उसके पास डिग्री होने के चांसेस है। सो ऑल थ्री का क्या मतलब है, पावर 3, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई बेसिकली हम कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, राइट। इंडिपेंडेंट होने की वजह से उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है कि एटलीस्ट वन हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्री। सो एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, 1 माइनस नो हैव हाई स्कूल डिप्लोमा। सो नो का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज दिस। ठीक है, जी सर। क्योंकि इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट वुड बी रिटन एज probability of x represent कर रहा है number of a person having a high school diploma is greater than or equal to 1। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1 माइनस probability of x is equal to 0। ठीक है, या x is less than 1। So less than 1 mean equal to 0, equal to 0 mean कि कोई भी बंदे के पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है। क्लियर, कि किसी की भी बंदे के पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है, सो किसी भी बंदे के पास नहीं है, 0.25 की पावर 3 और उसमें से 1 माइनस कर दोगे आप। ठीक। इज इट क्लियर? जी जी सर। ओके, सो मैं